वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं सुर्वे सर्स सिद्धांत क्लासेस सकोला इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, इसके पहले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखा था और उसके क्लासिफिकेशन को भी देखा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो उसमें से पहली कैटेगरी हमने देखी थी मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए हम उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड ही बोलेंगे। फिर आगे जाकर हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी क्लासिफाई किया 3 डिफरेंट टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, वेरी वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड लास्टली हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी हमने कंपेयर की थी एक दूसरे के साथ, और इनकी प्रॉपर्टीज हमने मेटालिक, आयोनिक एंड कोवैलेंट सॉलिड के साथ भी कंपेयर की थी। तो अगर हम तीनों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, मेल्टिंग सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। उससे कम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। और सबसे कम किसका रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तीनों के तीनों भी क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉलिड स्टेट, बराबर है, क्योंकि उसमें नेट रिजल्टेंट चार्ज कितना है, 0 इमूवेबल चार्जेस है, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जनरली मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या तो फिर गैसियस स्टेट में होते हैं। आपने अगर एग्जांपल की तरफ गौर किया होगा तो आपको ध्यान में आया होगा कि हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के हेडिंग के नीचे जो भी एग्जांपल दिए या तो गैसेस के एग्जांपल दिए या तो फिर वो किसके एग्जांपल दिए, लिक्विड्स के एग्जांपल दिए, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारा पहला टॉपिक है बच्चों बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर। तो बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर को तो देखिए, बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर ये भी टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाटर का मॉलिक्यूल हमें मालूम है और उसकी ज्योमेट्री जो है बच्चों वो कैसी है, एंगुलर है। एक ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को क्या है, अटैच है, बराबर है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा और इसलिए दोनों हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब हम इस वाटर को सॉलिडिफाई करेंगे तो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, और आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका पैकिंग जो है वो HCP पैटर्न में है, मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन HCP मैनर। अब HCP का मतलब क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये यूनिट सेल है हेक्सागोनल शेप की, इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो जब हम पैकिंग तब HCP का मतलब हम पूरी तरह से समझा लेंगे। तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूँ। तो आइस जो है जब वो सॉलिडिफाई होता है तो इस तरह से हेक्सागोनल यूनिट सेल फॉर्म करता है। जैसे दीवार अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इस तरह से हेक्सागोनल यूनिट सेल उसकी तैयार हो जाएगी। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल दिखाता है आइस, और ऐसी ढेर सारी हेक्सागोनल यूनिट सेल रिपीट होकर क्या बनता है, आइस बन जाता है, बराबर है। तो हमने यहां पे देखा है कि वाटर इज एंगुलर मॉलिक्यूल in which oxygen is directly attached to 2 hydrogen atom. Both hydrogen atoms are electron deficient because oxygen being more electronegative attract the electron strongly towards itself. Therefore दोनों के दोनों हाइड्रोजन partially positively charge हो गए और ऑक्सीजन क्या होगा, partially negative charge हो गए। जब वाटर सॉलिडिफाई होता है, क्रिस्टलाइज होता है, तो वो HCP मैनर में क्रिस्टलाइज होता है और वाटर की जो यूनिट सेल है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल है। जैसे कि हमने हेक्सागोनल पेवर्स देखे बच्चों, अलग अलग आकार के पेवर्स होते हैं, तो उसमें एक हेक्सागोनल पेवर्स भी है। तो हेक्सागोनल पेवर अगर आपने लिया तो 3 डायमेंशनल एंटिटी है वो। तो हेक्सागोनल पेवर जैसा क्या है, वाटर का मॉडल, मतलब वाटर का स्ट्रक्चर है आइस।
तो आइस जो है उसकी यूनिट सेल उस हेक्सागोनल पेवर जैसी दिखाई देती है, जिसके 6 कॉर्नर पर 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, नीचे वाले 6 कॉर्नर पर अगेन 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, बराबर है। इस तरह से वो आइस जो है वो पैक होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल में, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो आइस हैज हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मींस आइस पैक्स इन HCP मैनर। अब जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो हर एक ऑक्सीजन के आजू बाजू में क्या होगा, 4 हाइड्रोजन एटम कलेक्ट हो जाते हैं। 4 में से 2 हाइड्रोजन तो एक वाटर मॉलिक्यूल के होते हैं और दूसरे 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो अनदर वाटर मॉलिक्यूल के होते हैं। मतलब इन आइस अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन अबाउट ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रल। तो ऑक्सीजन के अबाउट जो हाइड्रोजन एटम अरेंज हुए हैं वो कैसे अरेंज हुए हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है वैसे यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के अबाउट हाइड्रोजन का भी अरेंजमेंट दिखाई देता है। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, तो ये जो डार्क लाइन है वो क्या बता रही है कि ये एक ही वाटर के हाइड्रोजन है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या बता रहा है कि दीज हाइड्रोजन एटम्स आर ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। तो किसी भी एक ऑक्सीजन के अबाउट हम ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री कैसे दिखाई देती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देती है। देखो इस तरह से आपको ज्योमेट्री दिखाई देती है। तो अबाउट ऑक्सीजन इन आइस 4 हाइड्रोजन एटम्स आर अरेंज एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन कोवालेंट बॉन्ड से अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच है। तो इन आइस each oxygen is attached to 4 hydrogen atom. Among these 4 hydrogen atom, 2 hydrogen atoms are linked with oxygen by covalent bond and 2 hydrogen atoms are linked with oxygen by means of hydrogen bond. तो ये जो 2 हाइड्रोजन है कॉर्नर के वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ अटैच हो चुके हैं, बराबर है। अब लिक्विड वाटर एंड सॉलिड वाटर दोनों में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है, और इसलिए लिक्विड वाटर एंड सॉलिड वाटर इन दोनों का स्ट्रक्चर नियर अबाउट थोड़ा बहुत सेम ही है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन नियर अबाउट थोड़ा क्या है, सेम ही है। तो इस तरह से हम ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस बता सकते हैं। अब देखिए सॉलिड आइस जो है वो लाइटर देन वाटर क्यों है, तो सॉलिड आइस इज लाइटर देन वाटर। तो हमने जब डेंसिटी का पॉइंट देखा था, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो हमने बताया था कि जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मोर डेंसर देन देयर लिक्विड और गैसियस फेज। तो कोई भी सॉलिड स्टेट अगर हम लेते हैं तो वो सॉलिड मैटर उसके ही लिक्विड एंड गैसियस स्टेट से क्या होता है, ज्यादा डेंसर होता है। ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। लेकिन बच्चों जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस के लिए हमने देखा कि आइस सॉलिड होने के बावजूद भी लाइटर है, किससे, उसके लिक्विड फेज से, दैट इज वाटर से। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई सॉलिड आइस इज लाइटर देन वाटर। तो अभी हमने कहा है कि लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर में क्या होती है, अरेंजमेंट नियर अबाउट सेम ही होती है। लेकिन फर्क क्या होता है, तो लिक्विड वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, लिक्विड में मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा दिखाई देती है, रिस्ट्रिक्टेडली फ्लो होंगे, मूव होंगे, लेकिन मूव होते हैं। लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे सिर्फ क्या हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। दे शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन, दे कांट शो ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसी कारण से सॉलिड आइस में और वाटर में थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो इन लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द बाउंड्री ऑफ कंटेनर, बराबर है। और वाटर मॉलिक्यूल फ्री टू मूव है तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आपको इस तरह से ओरिएंट कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या हो, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार हो। इस तरह से ओरिएंट हो जाते हैं कि इनके बीच में क्या हो, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार हो जाए, क्योंकि उनको मोबिलिटी होती है, उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होती है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को रोटेट कर सकता है इस तरह से कि ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल बहुत करीब आए और उनके बीच में क्या तैयार हो, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार हो। इसलिए इन लिक्विड वाटर as molecules are able to move, they align themselves in such a way that there exists very strong hydrogen bonding, and due to strong hydrogen bonding in liquid water molecule get compactly arranged, और वो compactly arrange हो गए और इसके कारण वो वॉल्यूम कैसा ऑक्यूपाई करेंगे, कम, और वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे तो जाहिर है कि डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव, they can align themselves in such a way that there exists strong hydrogen bonding with adjacent water molecule, and due to presence of strong hydrogen bonding in liquid water molecule gets somewhat compactly arranged, and that's why liquid water possess somewhat more density। तो इस तरह से आप डायग्राम निकाल के दिखा सकते हो। लेकिन आइस जो है बच्चों,
आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर कहीं पे भी पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को लैटिस पोजीशन ही ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। लैटिस पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मॉलिक्यूल्स हर जगह पे प्रेजेंट नहीं रहते, वो डेफिनेट स्पेसिफिक जगह पे ही मौजूद रहते हैं और उन स्पेसेस को, उन जगह को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। So as ice is a crystalline solid, water molecule has to occupy only lattice position, and while doing so, large vacant spaces left empty. Large spaces left empty, large spaces left vacant, और large spaces vacant होने की वजह से क्या होता है, आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और आइस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी के घर पे प्रोग्राम है, और प्रोग्राम है और बहुत ही बड़ा आदमी है, तो उसके रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा होंगे, उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए उसके प्रोग्राम में आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो उसने एक ग्राउंड लिया प्रोग्राम के लिए और एक ग्राउंड लिया किसके लिए, पार्किंग के लिए। अब मेहमान को बुलाना है तो उनकी सारी हमें क्या करना पड़ेगा, त्यांचं सर्व आपल्याला व्यवस्था करावं लागेल, सारे मेहमानों की प्रॉपर व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो एक ग्राउंड उसने लिया भाड़े से प्रोग्राम करने के लिए और एक ग्राउंड लिया मेहमानों की जो व्हीकल्स है उसके पार्किंग के लिए। लेकिन उसने वहां पे कोई आदमी वगैरह नहीं रखा, मन में आया वैसे गाड़ी लगाओ और गाड़ी लगा के इस ग्राउंड में प्रोग्राम अटेंड करने आओ। तो लोग, आपको मालूम है इंडियन लोगों को मतलब नीति नियम मालूम ही नहीं रहते, वो मन में आया वैसे गाड़ी लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूरे ग्राउंड में पार्किंग है, बस यहाँ पे प्रोग्राम की जगह पे उसने होर्डिंग लगा दिया, पार्किंग के लिए बाजू का ग्राउंड लिया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग पार्किंग करो। तो लोग आते गए और पार्किंग करते गए, जिसके मन में जैसे आया वैसे उसने पार्किंग किया। कोई 2 व्हीलर लेके आया, कोई 4 व्हीलर लेके आया, कोई और कुछ छोटी गाड़ी लेके आया, कोई बड़ी गाड़ी लेके आया, और जहां जहां मन करा वहां उन्होंने गाड़ी, जहां जगह मिली वहां पे उन्होंने गाड़ी लगा दी। अब यहाँ पे कोई नियम नहीं है, सारे लोग आए और जहां जगह मिली वहां उन्होंने क्या कर दिया है, गाड़ी बाइक लगा दी है, गाड़ी लगा दी है। अब इस ग्राउंड में गाड़ियां तो बहुत ज्यादा बैठ गई, लेकिन कोई नीति नियम नहीं था, वहां पे कोई रूल के अनुसार गाड़ियां हमने अरेंज नहीं की थी, जहां मन में आया वैसे वहां पे उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां लगा दी थी। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और किसी को घर पे जाना होगा तो उसकी गाड़ी निकलेगी नहीं, क्योंकि आजू बाजू में जहां जगह मिली थी वहां लोगों ने गाड़ियां लगा दी। अब कोई नियम नहीं था, कोई वहां पे रूल नहीं था, इसलिए जहां जगह दिखी वहां लोगों ने गाड़ियां पार्क कर दी। लेकिन किसी को अर्जेंट घर पे जाना था तो किसी को गाड़ी निकालते नहीं आई, क्योंकि गाड़ियां सारी कैसी थी, रैंडमली अरेंज थी। इसलिए इस ग्राउंड में ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई, क्योंकि कोई रूल नहीं था, जहां जगह मिली वहां पे गाड़ी लगा दो। इसलिए अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल कैसे हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई। अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल कॉम्पैक्ट होने की वजह से हमें ग्राउंड में देखेंगे तो पैर रखने की भी जगह नहीं, डेंसली व्हीकल्स क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, लोगों को घर पे जाते ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक दूसरा नहीं आता तब तक हमें अपनी गाड़ी निकालते नहीं आएगी। तो ये होता है लिक्विड वाटर में, ये व्हीकल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल है एंड ग्राउंड यानी क्या है, बीकर है, कंटेनर है। तो लिक्विड वाटर में वाटर मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम होता है, इसलिए वो जैसे होगा पॉसिबल होगा वैसे ओरिएंट होके वो क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे और एक दूसरे के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। इसलिए लिक्विड स्टेट में वाटर कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है। लेकिन आइस ठहरा भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये प्रॉब्लम होने की वजह से जो यजमान जो था उसको बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सारे लोग उसके गालियां देने लगे, यार प्रोग्राम करते हो फिर हमारे पार्किंग की व्यवस्था नहीं करते हो, पार्किंग करते हो तो ऐसी करते हो। जो यजमान होता है उसे गालियां सुननी ही पड़ती है हमेशा, चाहे वो कितना भी कुछ अच्छा प्रोग्राम क्यों न करे। तो सारे के सारे लोग नाराज हो गए इस पार्किंग की वजह से। अब कुछ देर बाद, कुछ साल बाद उस आदमी का यहाँ पे अगेन एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन पहले का अनुभव था तो इसलिए उसने एक ग्राउंड प्रोग्राम के लिए किया और दूसरा ग्राउंड पार्किंग के लिए लिया। और पार्किंग के लिए लेने के बाद उसने वहां पे 2-3 आदमी रख दिए कि भाई कोई भी आएगा तो उसको गाड़ी बोल देना यहाँ लगाना है। उनके पास व्हिसल भी दे दी है, आप व्हिसल बजा के बताओ कि नहीं यहाँ पे गाड़ी लगानी है, यहाँ पे गाड़ी लगानी है। तो जब दूसरी बार प्रोग्राम हुआ तो उसने वहां पे 4-5 लोग रख दिए और उनको बोल दिया कि भाई मैं पैसे तभी दूंगा जब लोगों को तकलीफ नहीं होगी, कभी भी आए तो उसको गाड़ी निकालते आनी चाहिए, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो 4-5 लोग रखे थे ग्राउंड में उन्होंने क्या किया, बराबर मार्किंग्स तैयार कर ली और ये मार्किंग के अंदर ही गाड़ी लगाने की है। 4 व्हीलर की लाइन अलग, 2 व्हीलर की लाइन अलग, ऐसा उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। साइकिल की लाइन अलग, 2 व्हीलर की लाइन अलग,
छोटे फोर व्हीलर की लाइन अलग, बड़े फोर व्हीलर की लाइन अलग। और उन्होंने कहा कि जो गाड़ी है वो इन दो लाइन के बीच में ही लगाने का, गाड़ी जो है वो दो लाइन के बीच में ही लगाने का। फोर व्हीलर के लिए अलग लाइन थी और इन लाइन के बीच में गैप्स थे, किसी को गाड़ी निकालने के लिए जगह रखी थी। अब उन चार लोगों ने जो पार्किंग पर रखे थे उन्होंने हर एक गाड़ी की अरेंजमेंट कैसे की, इन अ डेफिनेट पैटर्न की। उन्होंने कुछ रास्ते, कुछ जगह खाली छोड़ दी, किसी को जाना है तो वो यहाँ खाली जगह से गाड़ी निकाल के जा सकता है, फोर व्हीलर निकाल के जा सकता है। तो इस तरह से प्रॉपरली उन्होंने व्हीकल्स की, टू व्हीलर्स की क्या कर दी, अरेंजमेंट कर दी। अब कोई भी आएगा बीच में तो उसको गाड़ी निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी और तुरंत अपने घर जा पाएगा। लेकिन ऐसा करते करते उन लोगों को बहुत सारी जगह खाली रखनी पड़ी, क्योंकि गाड़ी निकालने के लिए जगह भी तो खाली चाहिए। अब इस बार कोई भी आदमी जाएगा और कहीं पे भी गाड़ी लगाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रूल है दो लाइन के बीच में ही आपको गाड़ी लगानी है और वहां पे लोग हैं आपको बताने वाले। इसलिए सारे लोग आए और उन्होंने जहां पे पार्किंग के लिए जगह छोड़ी थी वहीं पे पार्किंग की और जो जगह खाली छोड़नी चाहिए थी बराबर खाली छोड़ दी। अब पहले की केस के तुलना में अब गाड़ियां कम बैठ गई, इसमें व्हीकल्स कम बैठ गए, लेकिन जब भी गाड़ियां अरेंज हुई तो कैसे अरेंज हुई, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हुई। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये है सॉलिड आइस जैसा अरेंजमेंट। तो सॉलिड आइस में वाटर मॉलिक्यूल यानी व्हीकल कहीं पे भी अरेंज नहीं हो सकते, दे हैव टू ऑक्यूपाई ओनली लैटिस पोजीशंस। और लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते करते ढेर सारी पोजीशंस क्या होती है, ढेर सारी जगह क्या होती है, वैकेंट छूट जाती है और इसलिए आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। तो व्हेनेवर हम व्हीकल्स को प्रॉपरली अरेंज करेंगे, गाड़ी निकालने के लिए जगह खाली छोड़ देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ढेर सारी जगह वैकेंट रह जाएगी, गाड़ियां कम बैठेगी, मतलब व्हीकल की डेंसिटी हमें कम दिखाई देगी। सेम केस हैपेंस विद सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर के साथ। तो पहले जो था गाड़ी कहीं पे भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो गाड़ियां ज्यादा बैठ गई थी, लेकिन प्रॉब्लम हुआ था कि निकालते नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रैंडमली प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट है, इन अ डेफिनेट पैटर्न। तो व्हेनेवर एनी मैटर क्रिस्टलाइजेस, कांस्टेंट पार्टिकल हैज टू ऑक्यूपाई लैटिस पोजीशन ओनली एंड व्हाइल डूइंग सो लॉट्स ऑफ वैकेंट स्पेसेस आर देयर, lots of spaces left vacant and due to that vacant spaces density decreases। इसलिए solid ice में constant particle water की arrangement definite repeating pattern में होती है, इसलिए उसकी density कम रहेगी। और वही liquid water में water molecule free है, they can align themselves so as to form strong hydrogen bonding, इसलिए water में क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से बच्चों हम वाई सॉलिड आइस इज लाइटर देन वाटर बता सकते हैं। तो इसके लिए एकमात्र कारण है, इन सॉलिड आइस वाटर मॉलिक्यूल हैज टू ऑक्यूपाई लैटिस पोजीशन ओनली एंड व्हाइल डूइंग सो लॉट्स ऑफ स्पेसेस लेफ्ट वैकेंट एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज फाउंड टू बी लेस। बट इन केस ऑफ लिक्विड वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, they can align themselves so as to form strong hydrogen bonding and while doing so they get very compactly arranged and that's why liquid water possess higher density। तो इस तरह से हम ये टॉपिक बता सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को वन बाय वन पढ़ सकते हो, आपको वही समझ में आएगा। अब वैकेंट स्पेसेस इन वाटर है ढेर सारी है, लेकिन कितनी है उसका भी हमें अंदाजा आना चाहिए, बराबर है। अब हाउ मेनी वैकेंट स्पेसेस आर देयर, कितनी परसेंट स्पेस वैकेंट है, कितनी परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो हमने देखा कि अगर मैं 1 मोल वाटर लेता हूं, अगर मैं 1 मोल वाटर की बात करता हूं तो 1 मोल वाटर यानी कितना, आप सबको पता है 1 मोल वाटर यानी उसके मॉलिक्यूलर वेट कितना ग्राम, बराबर है। तो जब मैं 1 मोल वाटर लेता हूं बच्चों तो वो होता है 18 ग्राम, बराबर है। 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, हमें मालूम है वाटर की डेंसिटी कितनी ली गई है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 मोल वाटर का वेट 18 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 18 ml। वॉल्यूम कितना है उसका 18 ml है, बराबर है। तो 1 मोल ऑफ वाटर मैंने लिया, मतलब 18 ग्राम पानी लिया जिसका वॉल्यूम कितना है 18 ml, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml है, इसलिए। डू यू गॉट इट। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल वाटर ले सकते हैं। देखिए तो हमने 1 मोल ऑफ वाटर लिया है, मतलब हमने 18 ग्राम वाटर लिया है, मतलब हमने 18 ml वाटर लिया है। सिंस डेंसिटी ऑफ H2O कितनी है भाई 1 ग्राम पर ml है। तो
तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, इसलिए 18 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा 18 ml। क्या सच में वाटर ने 18 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? अब आपको मालूम है 1 मोल वाटर जब मैं कहता हूं तो कितने आते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 18 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर में हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। लेकिन जब हमने स्टडी की तो एक वाटर मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल हमने देखा तो उसकी वैल्यू आई 15 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फाइंड आउट किया और वो कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, देयरफॉर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा? एक का अगर इतना है तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा वॉल्यूम? देखो 15 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 15 6 90 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 9 ml। तो जब हमने 1 मोल वाटर लिया और उसे बिकर में रख दिया तो बिकर में हमने देखा कि उसने 18 ml तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, मतलब 1 मोल वाटर का वॉल्यूम हमें कितना दिखाई दे रहा है 18 ml। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर इतना है तो 1 मोल वाटर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? सिर्फ 9 ml होना चाहिए था। 1 ml वाटर का मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए? 1 मोल वाटर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? 9 ml, लेकिन उसने ऑक्यूपाई कितना किया हुआ दिखाई दे रहा है 18 ml। इसका मतलब यह है कि 18 ml ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहा, लेकिन वो ऑक्यूपाइड नहीं है, उसमें से एक्चुअल वॉल्यूम वाटर का कितना है 9 ml ही है, मतलब नियर अबाउट 9 ml वॉल्यूम क्या है वैकेंट होगा, बराबर है। तो हमने देखा कि वाटर ने 1 मोल वाटर ने सिर्फ 9 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, लेकिन 1 मोल वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हुआ दिखाई दे रहा है 18 ml। एक्चुअल वॉल्यूम तो 9 ml ही है वाटर का, फिर वो 18 ml ऑक्यूपाई कर रहा, मतलब जाहिर है कि वाटर में क्या होगी 9 ml जगह क्या होगी खाली होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको क्या समझा जाता है? स्फेरिकल समझा जाता है सॉलिड स्टेट में। और जब हम कितने भी कॉम्पैक्टली अरेंज करेंगे स्फेरिकल मॉलिक्यूल को, उनके बीच में क्या रहती है बच्चों? वैकेंट स्पेसेस रहती है, और इस वैकेंट स्पेसेस की वजह से उनके एक्चुअल वॉल्यूम से क्या होता है? वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देता है। तो वाटर ने एक्चुअल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया 9 ml, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो कितने किए 9 ml की, मतलब वाटर में लगभग आधी जगह क्या रहती है? वैकेंट रहती है, एम्प्टी रहती है। और इसी के चलते वाटर में ढेर सारा सोल्यूट अकोमोडेट हो सकता है, 50% जगह जो खाली है, और इसके कारण वाटर एक्ट्स एज क्या होता है? गुड सॉल्वेंट होता है, वाटर एक्ट्स एज आइडियल सॉल्वेंट होता है, बराबर है। अब मॉलिक्यूल्स एंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, तो ये हमने ज्योमेट्री तो देखी है, लेकिन सॉलिड स्टेट को हम स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूल एज अ होल हम कैसा लेते हैं? स्फेरिकल। और स्फेरिकल मॉलिक्यूल को आप कितने भी स्ट्रांगली, कितने भी कॉम्पैक्टली अरेंज करो, उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या रहती है? वैकेंट स्पेसेस रहती ही है, और इस वैकेंट स्पेसेस की वजह से ओ जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे ही वाटर के 1 मोल ने 9 ml ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, लेकिन इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की वजह से वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हुआ दिखाई देता है 18 ml। तो 18 ml में से 9 ml ही वाटर ने ऑक्यूपाई किया है, तो 9 ml क्या होगा? खाली होगा, और उस खाली वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर वैकेंट स्पेसेस बोलते हैं। तो इस तरह से वैकेंट स्पेसेस वाटर में लगभग 50% है, और इसी 50% वैकेंट स्पेस की वजह से वाटर एक क्या है? आइडियल सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ढेर सारा सोल्यूट क्या कर सकता है? अकोमोडेट कर सकता है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर के बारे में देख सकते हैं, बराबर है।
तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर हम देख सकते हैं। तो 18 में से सिर्फ 9 ml वॉल्यूम क्या है, ऑक्यूपाइड है, और 9 ml वॉल्यूम क्या है, वैकेंट है। इसी कारण वाटर क्या है, गुड आइडियल सॉल्वेंट है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसे, आयोनिक सॉलिड को। अब हमारी तीसरी कैटेगरी है कौन सी, आयोनिक सॉलिड की। पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने देखे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने 3 टाइप्स देखे, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब बारी है हमारी दूसरे कैटेगरी की, आयोनिक सॉलिड की। अब आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलना है, हम उसे आयोनिक सॉलिड ही बोल देंगे, क्योंकि हर बार क्रिस्टलाइन बोलना हमारे लिए भी सही नहीं होगा। तो हाउ कैन वी डिफाइन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन किया था, ठीक वैसे ही हम किसे डिफाइन कर सकते हैं, आयोनिक सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस held together by means of electrostatic force of attractions are called as ionic solid. So how can we define ionic solid? The crystalline solid in which constituent particles are positively charged and negatively charged ions which are held together by means of electrostatic forces of attraction are called as ionic solid. मतलब ionic solid में ions होंगे, cations as well as anions होंगे, और वो एक दूसरे को कौन से बॉन्ड से हेल्ड करेंगे, ionic बॉन्ड से। ये तो आपको पता ही चला है। अब सारे के सारे जो सॉल्ट्स है, हमें पता है कि सॉल्ट्स आर आयोनिक स्पेसीज। सारे के सॉल्ट्स आयोनिक स्पेसीज होते हैं। कटायन आता है बेस से एंड अनायन आता है एसिड से। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड बेस का, तो क्या होता है, कटायन ऑफ बेस एंड अनायन ऑफ एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट। इसलिए सारे के सारे सॉल्ट्स आयोनिक सॉलिड्स हैं, और सारे के सारे सॉल्ट्स कुछ हाइड्रस फॉर्म में तो कुछ अनहाइड्रस फॉर्म में क्या है, क्रिस्टलाइन है। तो ऑल सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड की डेफिनेशन समझ में आई। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। अब आयंस जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ऑक्यूपाई होते हैं। सिर्फ आयोनिक सॉलिड में नहीं, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल, चाहे वो कुछ भी हो, एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, इट हैज टू ऑक्यूपाई ओनली लैटिस पोजीशन। व्हाट इज मीन बाय लैटिस पोजीशन, आगे हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो लैटिस पोजीशंस आर द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो भी है, वहां पे जो जो जगह कांस्टेंट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस पोजीशन बोलते हैं। तो ions in the crystalline solid are held at their lattice position, at their lattice point by very very strong coulombic forces, electrostatic forces of attraction, resulting in well ordered three dimensional arrangement of ions. तो आयोनिक सॉलिड हमेशा क्रिस्टलाइन ही क्यों होते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और आयंस इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि कटायंस एंड अनायंस अल्टरनेटली अरेंज हो जाते हैं, और अल्टरनेटली मतलब डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं, और इसलिए आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब आयोनिक सॉलिड का किस तरह से पैक होगा, आयंस किस तरह से पैक होंगे, तो हमें यह भी पता चाहिए। तो आयंस कटायंस भी अनायंस भी है, तो कौन से आयन कहां पे जाएंगे, तो इसके लिए हमें कुछ मालूम चाहिए। तो अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से फैक्टर पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो देखो, सबसे पहला है फैक्टर साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। जैसे हम कहीं बस से जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो अब हम बड़े हैं, अब मैं समझो मेरा एग्जांपल ले लो, अब मैं बस से कहीं बाहर गांव जाना चाहता हूं और मैं बस में चढ़ गया, बस ऑलरेडी फुल है, हर सीट पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। अब मुझे देखकर मैं चाहे कितना भी हैंडसम हूं, कोई भी आदमी बोलेगा आ भाई मेरे गोद में बैठ जाए। अब मैं बड़ा आदमी हूं, कोई मुझे गोद में नहीं लेगा, चाहे मैं कितना भी हैंडसम हूं, क्योंकि मैं भारी भरकम हूं, गोद में लेगा तो उसकी हड्डियां टूट जाएगी, बराबर है। अब मेरी साइज ज्यादा है, इसलिए मैं किसी के गोद में बैठ नहीं पाता हूं। छोटे बच्चे गोद में बैठ सकते क्योंकि उनकी साइज कम रहती है, लेकिन मेरी साइज बड़ी है तो मैं गोद में नहीं बैठ सकता। मैं बैठूंगा तो चेयर पे बैठूंगा, मैं बैठूंगा तो कुर्सी पे बैठूंगा। कुर्सी यानी लैटिस पोजीशन है, और जो बड़े लोग हैं वो यानी कह रहे बिगर आयंस है, तो बिगर आयंस को ज्यादा मान सम्मान देना पड़ता है, उनके लिए चेयर रखनी पड़ती है। और छोटे जो बच्चे होते हैं उनको मान सम्मान पता ही नहीं रहता क्या है, इसलिए छोटे बच्चों को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो बड़े लोग हैं जिनको हमें मान सम्मान देना है, उनके लिए हमें चेयर्स रखनी पड़ती है।
सोफा सेट रखना पड़ता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैठने की जिद करेंगे, उनके लिए खाली जगह नहीं है, तो फिर कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चों को क्यूट दिखते हैं इसलिए गोद में उठाकर बिठा देगा। मतलब वो दो लोगों के बीच में जो गैप रहती है उसमें भी बैठ सकता है क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है। ठीक ऐसा ही होता है, जो आयन बड़ा है वो लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एंड जो आयन छोटा है वो बड़े आयन के बीच बीच में जो स्पेसेस होगी उसमें जाके बैठेगा। वैसे बच्चों साइज ऑफ आयन डिसाइड करता है कि आयंस की अरेंजमेंट कैसे होंगी। तो बिगर आयंस विल ऑलवेज प्रीफर टू ऑक्यूपाई द लैटिस पोजीशन व्हाइल स्मॉलर आयंस विल प्रीफर टू ऑक्यूपाई द वैकेंट स्पेसेस दैट इज इंटर आयोनिक स्पेसेस। तो जो बड़े बड़े आयंस हैं वो क्या करेंगे, लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, और जो छोटा आयन है वो क्या करेगा रे, इन आयन के बीच में जाके बैठेगा। बराबर है। तो छोटे बच्चे जैसे गोद में बैठते हैं वैसे छोटे आयंस इस इंटर आयोनिक स्पेसेस में जाके बैठेंगे, और जो बिगर आयन है वो कहाँ जाएंगे, लैटिस पोजीशन पे। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार अनायन ही बिगर हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में अनायन ही बिगर रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि CF2 में अनायन है बहुत छोटा और कटायन है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे कटायन Ca डाई पॉजिटिव है और अनायन कौन है, F नेगेटिव। तो यहाँ पे कटायंस जो Ca डाई पॉजिटिव है वो क्या करेगा, लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, और F नेगेटिव क्या करेगा, वैकेंट स्पेसेस में, इंटर आयोनिक स्पेसेस में जाके बैठ जाएगा। समझ में? मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आयोनिक टाइप का है तो आयोनिक सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ आयन किस तरह से होगी ये कौन डिसाइड करता है, आयंस। बिगर आयंस विल ऑक्यूपाई द लैटिस पोजीशन। जैसे बड़े हमारे घर में आते हैं तो कुर्सियों पे बैठते हैं, सोफा सेट पर बैठते हैं, और जो छोटे आयन है वो वैकेंट स्पेसेस में जाकर बैठते हैं, गोद में जाके बैठते हैं। वैसे ही छोटे आयंस इंटर आयोनिक स्पेसेस में जाकर बैठते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया वैसे। समझ में? तो इस तरह से साइज ऑफ आयन डिसाइड्स द अरेंजमेंट ऑफ आयंस। तो ये पहला पार्टिकल है, अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कटायन आयन, साइज ऑफ अनायन। जो भी बिगर होगा लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, जो भी छोटा होगा क्या करेगा, वैकेंट स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा। चार्जेस ऑन आयन। अब चार्जेस ऑन आयन कितने हैं इस पर डिपेंड करेगा आयोनिक सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री। जब भी कभी यूनिट सेल तैयार होती है तो यूनिट सेल हमेशा इस तरह से तैयार होती है कि टोटल रिजल्टेंट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। मतलब कटायन अनायन की संख्या इस तरह से मैच होगी, इस तरह से एडजस्ट होगी उस यूनिट सेल में, ताकि उनके दोनों पर का चार्ज कितना पाया जाएगा, 0। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज यूनिट सेल में प्रेजेंट है उतने ही नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, यूनिट सेल में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब ये जो चार्जेस ऑन आयंस है वो स्टोइचियोमेट्री डिसाइड करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। जैसे कि एक यूनिट सेल में 4 Na पॉजिटिव आयंस है, NaCl के एक यूनिट सेल में 4 Na पॉजिटिव आयन है, तो 4 Na पॉजिटिव आयन के पॉजिटिव चार्जेस को नलिफाई करने के लिए एक यूनिट सेल में बराबर 4 ही Cl नेगेटिव आयन होंगे। मतलब एक यूनिट सेल पर चार्ज कितना होगा, 0। तो यूनिट सेल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उसे न्यूट्रल बनाने के लिए अनायन और कटायन की संख्या इस तरह से एडजस्ट होती है कि उनके चार्जेस 0 होते हैं। जैसे CF2 है, बराबर है, तो CF2 के क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 Ca डाई पॉजिटिव आयन है, तो उसके संग कितने होंगे, 8 F नेगेटिव आयन होंगे। तो देखो 4 Ca डाई पॉजिटिव पर आयन कितने हैं, चार्जेस कितने, 8, और 8 F नेगेटिव पे कितने, 8। तो एक यूनिट सेल में 4 Ca डाई पॉजिटिव आयंस आ गए तो उसे नलिफाई करने के लिए वहां पे 8 नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो हमेशा यूनिट सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या सेम होनी चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की संख्या सेम होगी तो कटायन और अनायन की संख्या भी स्पेसिफिक होगी। जैसे कि CF2 में 4 Ca डाई पॉजिटिव आयन के पीछे क्या होंगे, 8 F नेगेटिव आयन होंगे। NaCl में 4 Na पॉजिटिव आयन के पीछे सिर्फ क्या होंगे, 4 Cl नेगेटिव आयन। तो स्टोइचियोमेट्री ऑफ यूनिट सेल कौन डिसाइड करेगा, चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयंस। इसलिए अरेंजमेंट ऑफ आयंस किस पर डिपेंड रहती है, चार्जेस प्रेजेंट ऑन आयन पे भी डिपेंड रहती है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। अब पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन यानी अनायन की पोलराइज होने की जो एबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। तो अनायन जो है वो बिगर इन साइज होते हैं जनरली, मैं जनरली बात कर रहा हूँ बच्चों, समझ में। तो पहला फैक्टर होगा साइज ऑफ कटायन एंड साइज ऑफ अनायन, दूसरा होगा चार्जेस ऑफ आयन। चार्जेस ऑफ आयन क्या डिसाइड करता है, स्टोइचियोमेट्री, कितने कटायन और कितने अनायन एक यूनिट सेल में होने चाहिए। चार्जेस ऑन अनायन होगा, साइज ऑफ कटायन एंड अनायन डिसाइड करता है कौन वैकेंट स्पेस में जाएगा और कौन लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तीसरा फैक्टर है पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायंस। देखो अब कटायंस है, अनायंस है। जनरली कटायंस छोटे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और अनायंस होते हैं बड़े। अब अनायंस अगर अकेले एग्जिस्ट होते हैं तो परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप होते हैं। सेंटर में कौन रहेगा, न्यूक्लियस,
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ईच अनायन इन अब्सेंस ऑफ कटैन इज अ स्फेरिकल, परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। जब ये अनायन किसी कटैन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जैसे ये कटैन कांटेक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन कटैन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब उसका एक रीजन इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा तो एक रीजन क्या बनेगा रे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनायन के अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब वो कटैन के प्रेजेंस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रही। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ सरक गई और एक तरफ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस तैयार हो गई। समझ में? ऐसा जब होता है तो हम कहते हैं कि अनायन पोलराइज हो गया। और ये अनायन कितना पोलराइज होगा वो डिपेंड करता है अनायन के साइज पर। अगर अनायन की साइज ज्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे तो उन्हें एक तरफ शिफ्ट करना आसान होगा। तो बिगर अनायन ज्यादा हद तक पोलराइज हो सकते हैं। स्मॉलर अनायन में इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं तो उनको पोलराइज करना आसान नहीं होता। बराबर है? तो बिगर अनायंस गेट इजीली पोलराइज ड्यू टू कटायंस। अब कटैन के ऊपर भी डिपेंड है कितना पोलराइज होगा। कटैन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अनायन को स्ट्रांगली अपने तरफ खींच लेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा स्प्लिट अप हो जाएगी, अनायन बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। तो ये जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन है ये साइज ऑफ अनायन पर डिपेंडेंट है। बिगर द अनायन मोर इज द पोलराइजेबिलिटी, स्मॉलर द अनायन लेस इज द पोलराइजेबिलिटी। लेकिन कटैन के साथ इनवर्स है। जो छोटा कटैन होता है उसकी पोलराइज करने की ताकत ज्यादा होती है, वो अनायन को बहुत ज्यादा पोलराइज करता है। और जो बड़ा कटैन है उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, उसकी अट्रैक्टिव पावर कम है, तो अनायन को ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा। क्या होगा भाई इससे? अगर कटैन ने अनायन को बहुत ज्यादा पोलराइज किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनायन के एक ही रीजन में आ जाएगी, और ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन जो है वो एक दूसरे में ओवरलैप होंगे। तो जब अनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, कटैन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड तो रहेगा लेकिन उसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जब कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड किस पर डिपेंड होती है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन, सॉरी पोलराइजिंग पावर ऑफ कटैन। तो इन पर अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिपेंड रहती है किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब आयोनिक सॉलिड में आयंस होते हैं और वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं बाय मींस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग कूलम्बिक फोर्सेस, बाय मींस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इन स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयंस जो है बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इतने कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि हम अगर बाहर से प्रेशराइज करेंगे उन्हें तो उनको नजदीक लाना इम्पॉसिबल है। मतलब हम प्रेशराइज करेंगे आयोनिक सॉलिड को तो दबेंगे नहीं, मतलब वो क्या लगेंगे? हार्ड लगेंगे। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग ionic bonds, very very strong coulombic forces, ions are very very compactly arranged, they cannot be brought further close to each other by applying pressure on it, and therefore ionic solids कैसे रहेंगे? हार्ड रहेंगे, इनकॉम्प्रेसिबल रहेंगे। बराबर है? तो आयोनिक सॉलिड्स क्या है? हार्ड है, उनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, वो क्या है? इनकॉम्प्रेसिबल है। तो हार्ड है, इनकॉम्प्रेसिबल है। जब हम उस पर शेयरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होते रहे? टूट जाते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल में, मतलब वो हार्ड है एंड क्या है? साथ में ब्रिटल भी है। तो आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बराबर है? दे आर इनकॉम्प्रेसिबल बिकॉज आयंस आर वेरी वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग आयोनिक फोर्सेस। अब आयंस इतने कॉम्पैक्टली अरेंज है कि वो हिल डुल नहीं सकते, वो जगह पे सिर्फ क्या होना चाहते हैं? वाइब्रेट होना जानते हैं। मतलब अगर मैं आयोनिक सॉलिड को चेक करूंगा उसमें करंट पास होता कि नहीं, तो मैं देखूंगा कि आयोनिक सॉलिड में करंट पास नहीं होगा, क्योंकि आयंस इमूवेबल है, क्योंकि वो फर्मली हेल्ड है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन आयोनिक सॉलिड, आयंस आर इमूवेबल एंड दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर आयोनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ionic solids are bad conductor of electricity because ions are immovable because of presence of very very strong attractive forces। लेकिन यही मैं आयनिक सॉलिड को मेल्ट करता हूँ तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, और आयंस की मोबिलिटी बढ़ेंगी तो उसकी कंडक्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। वही मैं आयनिक सॉलिड को वाटर में ऐड करता हूँ तो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, फ्री आयंस होंगे वहाँ पे, तो क्या होगा? वो भी कंडक्ट करेगा। तो आयनिक सॉलिड नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस और मोल्टन स्टेट।
तो आयोनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट। तो इस तरह से जब हम आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमें ये प्रॉपर्टीज बताते आएंगी। तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड दे गेट स्प्लिटेड इनटू स्मॉल क्रिस्टलाइन पार्ट्स, बराबर है, इसलिए वो हार्ड एंड ब्रिटल है। उसके बाद हमने देखा कि बिकॉज ऑफ इमूवेबल आयंस आयोनिक सॉलिड नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम आयोनिक सॉलिड के बारे में देख सकते हैं। तो हम आज यहीं रुक जाते हैं, कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है, आज यहीं पर रुक जाते हैं।